जय हिंद दोस्तों, मिशन डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो बच्चे आर्मी की तैयारी कर रहे हैं वो बच्चे आगे जो और उनके साथ वाले हैं उन बच्चों को बताएं, जिससे कि ये ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाएं। तो देखिए, बिना समय गंवाए हम अपने पेपर पे ही आते हैं, क्योंकि मेरे हिसाब से ये पेपर थोड़ा सा लेंथी है। तो पहला क्वेश्चन आता है, ब्लैक पल किसे कहा जाता है? ब्लैक पल यानी कि काला मोती किसे कहा जाता है? काला मोती किसे कहा जाता है? तो ध्यान रखना बेटा, एक ये ब्राजीलियाई फुटबॉलर है। ध्यान रखना, ब्राजीलियाई फुटबॉलर है जो कि ब्राजील के लिए फुटबॉल खेलते हैं और उनका नाम है पेले। उनको क्या कहा जाता है? ध्यान रखना, काला मोती या ब्लैक पल बोलते हैं। तो पेले हैं, ये खिलाड़ी हैं कहां के? ब्राजील के एक फुटबॉल प्लेयर है। इसके बाद चलिए, ये सेरेना विलियम्स और वीनस विलियम्स हैं, ये दोनों बहनें हैं। इसके बाद चलिए आगे, बैंकॉक किसकी राजधानी है? देखो, बैंकॉक किसकी राजधानी है? बैंकॉक कौन से देश की राजधानी है? बैंकॉक ध्यान रखना थाईलैंड की है। मलेशिया की क्या है राजधानी? कुआलालंपुर। श्रीलंका की जयवर्धनेपुरा, श्रीलंका की जयवर्धनेपुरा। और लाओस की राजधानी की बात करें तो वियनटा इसकी राजधानी है। इसकी लाओस की राजधानी है। ध्यान रखना, राजधानियों से संबंधित क्वेश्चन और मुद्राओं से संबंधित क्वेश्चन काफी आते हैं आपके एग्जाम में। इसके बाद चलिए क्वेश्चन नंबर आगे, चाय मुख्यतः पाई जाती है। देखो, चाय की बात करें तो भारत दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है चाय का। विश्व में भारत चाय का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। और चाय, ध्यान रखना, जो पहाड़ी ढलान होते हैं, जो हिल स्लोप होते हैं, पहाड़ी ढलानों में पाई जाती है। और भारत में सबसे ज्यादा कहां पाई जाती है? असम में। भारत में सबसे ज्यादा चाय कहां उगाई जाती है? असम में। मेनली ये आपकी असम है, आपका पश्चिम बंगाल है और आपका तमिलनाडु है। नीलगिरी की पहाड़ी वहां पे बहुत अच्छी मात्रा में उगाई जाती है। और इन तीन राज्यों में ही भारत की लगभग अधिकतम चाय है वो उगाई जाती है। ये पहाड़ी ढलान वाले होते हैं, वहां उगाई जाती है। चिल्का झील कहां है? देखो, चिल्का झील, ये ध्यान रखना, भारत की सबसे बड़ी झील है और विश्व की दूसरी बड़ी झील है। ध्यान रखना। और ये चिल्का झील कहां पे? आपकी उड़ीसा में है। चिल्का झील कहां पे है? उड़ीसा में। ध्यान रखना, यह भारत की तो सबसे बड़ी है, विश्व की दूसरी सबसे बड़ी झील है। इसके बाद चलिए आगे, अगला क्वेश्चन है पांचवा, गंगटोक कहां की राजधानी है? देखो बेटा, गंगटोक कहां की राजधानी है? नागालैंड की बात करें तो नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। मिजोरम की बात करें, मिजोरम की राजधानी है आइजोल। देखो बेटा, एक चीज ध्यान रखना, जो राजधानी नॉर्थ ईस्ट वाले अपने राज्य हैं उनकी जरूर याद रखनी है, ठीक है। सिक्किम की राजधानी गंगटोक है, बिल्कुल सिक्किम, तो इसका सही आंसर सिक्किम है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? ईटानगर है। इसके बाद चलिए आगे, लोकसभा को कौन 5 वर्ष की अवधि पूरी होने से पहले ही भंग कर सकता है? देखो, ध्यान रखना, कौन भंग कर सकता है? राष्ट्रपति कर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति अपने विवेक से करे। प्रधानमंत्री उसको सिफारिश करेगा और प्रधानमंत्री के अनुमोदन पर राष्ट्रपति है वो लोकसभा को, ध्यान रखना, पहले ही भंग कर सकता है। राज्यसभा की पूछे तो बेटा, राज्यसभा ध्यान रखना कभी भी भंग नहीं होती है, क्योंकि राज्यसभा एक स्थायी निकाय है। कल ये पेपर में था शायद क्वेश्चन, तो राज्यसभा कैसी निकाय है? एक स्थायी निकाय है। राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है कभी भी। ध्यान रखना, लोकसभा राष्ट्रपति भंग कर सकता है, लेकिन कब करेगा? जब प्रधानमंत्री उसे अनुमोदित करेगा, तब वह उसको भंग कर सकता है। इसके बाद चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7वां। देखो, क्वेश्चन नंबर 7 में पाओ बेटा, इसके बाद आईएमए स्थित है। देखो, आईएमए क्या है बेटा? फुल फॉर्म है इंडियन मिलिट्री एकेडमी। मैंने पहले ही बताया था, ये कहां पे? देहरादून में। देहरादून में
ध्यान रखना इंडियन मिलिट्री एकेडमी में क्या होता है, जो भी अपने ऑफिसर्स होते हैं बेटा, आर्मी के ऑफिसर्स होते हैं जो एनडीए के थ्रू सेलेक्ट होते हैं या सीडीएस के थ्रू सेलेक्ट होते हैं, तो उनकी ट्रेनिंग कराई जाती है। और उनकी ट्रेनिंग कहां पे होती है, आईएमए देहरादून में ट्रेनिंग कराई जाती है उनकी। इसके बाद चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, वीरता का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? देखो पद्म विभूषण, भारत रत्न, ये वीरता के पुरस्कार नहीं है। मैं एक बार आपको इनका बेटा क्रम बता देता हूं। तो वीरता का जो सर्वोच्च है वो है परमवीर, परमवीर चक्र। दूसरे पे आता है बेटा अशोक चक्र। तीसरे पे आता है आपका महावीर चक्र। ध्यान रखना, महावीर चक्र। सबसे पहले परमवीर चक्र, दूसरे पे अशोक चक्र, तीसरे पे महावीर चक्र। फिर इसके बाद आता है बेटा कीर्ति चक्र, इसके बाद आता है आपका वीर चक्र, और जो सबसे छोटा होता है वो होता है आपका शौर्य चक्र होता है। कौन सा होता है? शौर्य चक्र होता है। तो इनमें जो सर्वोच्च पुरस्कार है, तो सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा हो गया? परमवीर चक्र। तो जो इसका राइट आंसर है इसका क्या होगा? वीरता का जो सर्वोच्च पुरस्कार है वो कौन सा होगा बेटा? परमवीर चक्र। इसके बाद चलिए आगे चलते हैं। कौन अपने अंगों को फिर से उगा सकता है? देखो कुछ एक जानवर हैं जिनमें ये क्वालिटी होती है। तो अब आओ इसमें कौन अपने अंगों को फिर से उगा सकता है? तो इसमें देखो सांप बिल्कुल भी नहीं है, छिपकली नहीं है, मगरमच्छ नहीं है, केंचुआ। देखो छिपकली अपनी पूंछ को फिर से उगा सकती है, छिपकली है वो अपनी पूंछ को फिर से उगा सकती है। ऐसी बेटा एक स्टारफिश है, स्टारफिश, स्टारफिश। ध्यान रखना ये अपनी भुजा को फिर से उगा सकती है। जो स्टारफिश है वो अपनी भुजा को फिर से उगा सकती है। एक और है बेटा प्लेटफॉर्म है, प्लेटवर्म है, एक है प्लेटवर्म। ये ध्यान रखना एक कोशिका से पूरे शरीर को उगा सकती है। ध्यान रखना कौन है? प्लेटवर्म। तो तीन ऐसे हैं, एक तो छिपकली हो गई, एक स्टारफिश हो गई, एक प्लेटवर्म हो गई। लेकिन ध्यान रखना यहाँ प्लेटवर्म इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये पूरी कोशिका से ही दोबारा, एक कोशिका से ही दोबारा पूरा शरीर का निर्माण कर सकती है। उसके बाद चलिए आगे। संसद के ऊपरी सदन को, देखो संसद में ऊपरी सदन बोलते हैं इसको, उच्च सदन बोलते हैं, या इसको बोलते हैं बेटा प्रथम सदन। बात एक ही है, ऊपरी सदन, उच्च सदन या प्रथम सदन, यह आपका राज्यसभा होता है। और ध्यान रखना लोकसभा की बात करें तो लोकसभा आपका निम्न सदन कहलाता है, निम्न सदन या दूसरा सदन, दूसरा सदन। तो राज्यसभा आपका ऊपरी सदन कहलाता है, या उच्च सदन कहलाता है, या प्रथम सदन कहलाता है। और जो लोकसभा है वो आपका निम्न सदन कहलाता है, या फिर जिसको हम दूसरा सदन भी बोलते हैं बेटा। इसके बाद चलिए आगे चलते हैं। महाराष्ट्र के किस स्थान पर परमाणु ऊर्जा का केंद्र है? देखो महाराष्ट्र के किस स्थान पर परमाणु ऊर्जा का केंद्र है, तो इसके बारे में देखो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं बेटा। पहले परमाणु ऊर्जा केंद्रों की बात करें, महाराष्ट्र के किस स्थान पर परमाणु ऊर्जा का केंद्र है, तो वो है तारापुर। तारापुर ध्यान रखना भारत का पहला परमाणु ऊर्जा का केंद्र है, भारत का पहला है। और ध्यान रखना ये 1962 में, आई थिंक 1962 ही है एग्जैक्ट, बिल्कुल एकदम। तो तारापुर भारत का पहला है। देखो इसके अलावा और भी हैं परमाणु ऊर्जा के, वो मैं आपको बता देता हूं। एक तो काकरपारा है, काकरपारा ये आपका बेटा कहां है? गुजरात में। देखो 5-6 एक बार इनको बता देता हूं, आप एक बार याद कर लेना, आते रहते हैं। काकरपारा गुजरात है। एक है बेटा आपका रावत भाटा, जो कहां पे? राजस्थान में। एक है बेटा आपका रावत भाटा के बाद कालपक्कम, कालपक्कम कहां पे? तमिलनाडु में। कालपक्कम कहां पे? तमिलनाडु में। तो ये आते हैं, ध्यान रखना, कालपक्कम है तमिलनाडु में। इसके बाद नरोरा है, नरोरा कहां पे बेटा? यूपी में। नरोरा कहां पे? यूपी में, उत्तर प्रदेश में है नरोरा। और एक और है लास्ट कैगा, ये कर्नाटक में है बेटा। ये कहां पे? कर्नाटक में। तो ध्यान रखना ये आते रहते हैं क्वेश्चन भाई कि कौन सा कहां पर है। तो महाराष्ट्र में तारापुर है, काकरपारा गुजरात में, रावत भाटा राजस्थान में, कालपक्कम तमिलनाडु में, नरोरा यूपी में, और कैगा कर्नाटक में। असम की राजधानी क्या है? देखो कोहिमा नागालैंड की राजधानी है, अगरतला त्रिपुरा की है, शिलोंग मेघालय की है, और दिसपुर कहां की है? असम की है। ध्यान रखना बेटा राजधानी से जो संबंधित ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं वो आपके नॉर्थ ईस्ट से आते हैं। तो असम की राजधानी क्या हो गई? आपकी
दिसपुर है, ध्यान रखना। असम की राजधानी क्या है आपकी? दिसपुर। इसके बाद चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, जैन धर्म के संस्थापक कौन है? देखो जैन धर्म के संस्थापक पूछे हैं, तो जैन धर्म के पहले संस्थापक हैं वो आपके बेटा ऋषभदेव या भगवान आदिनाथ हैं। ये आपके पहले हैं, पहले तीर्थंकर भी हैं आपके, ध्यान रखना। और महावीर स्वामी ये आपके 24वें तीर्थंकर हैं। और भगवान पार्श्वनाथ शायद 23वें हैं, ध्यान रखना 23वें हैं। 22वें शायद नेमिनाथ हैं। तो ये आते हैं बेटा, ध्यान रखना। टोटल जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए हैं, जिसके जो सबसे पहले हैं वो ऋषभदेव या भगवान आदिनाथ हैं, ठीक है। उसके बाद बेटा 23वें 24वें आपके जो अंतिम हैं भगवान महावीर स्वामी है। तो जैन धर्म के संस्थापक पूछा है तो आपके कौन है? ऋषभदेव है। 23वें आपके पार्श्वनाथ जी हैं, 22वें आपके नेमिनाथ जी हैं। What is the city of gardens called? देखो बगीचों का शहर किसे कहा जाता है? ध्यान रखना, भारत में बगीचों का शहर कहा जाता है किसको? बेंगलुरु को। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है आपका? बेंगलुरु। इसके बाद आइए भारत का राष्ट्रीय पुष्प, चमेली, गेंदा, गुलाब, कमल। देखो भारतीय संस्कृति में एक अभूतपूर्व स्थान है, ध्यान रखना, भारतीय संस्कृति में एक अभूतपूर्व स्थान है। कमल के फूल का भारतीय संस्कृति में एक अभूतपूर्व स्थान है। जो हमारे वेद हैं, पुराण हैं, देखा होगा आपने, जब लक्ष्मी पूजा करते हैं तो लक्ष्मी जी भी कमल के फूल पर बैठी हुई होती हैं। तो ध्यान रखना, इसका हमारी जो भारतीय संस्कृति है वो है, और इसको बेटा मांगलिक कार्यों का प्रतीक माना जाता है, मांगलिक कार्यों का। तो इसलिए जो भारत का राष्ट्रीय पुष्प है वो क्या है बेटा? कमल है। इसके बाद देखो यहाँ पे आपका जीके का पोर्शन कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, जीके के बाद आते हैं बेटा आपके साइंस के क्वेश्चनों की ओर। देखो साइंस के क्वेश्चनों में चलते हैं। साइंस पे आओ, पहला क्वेश्चन, सबसे कम तरंग दैर्घ्य किसकी होती है? देखो बेटा सबसे कम जो तरंग दैर्घ्य होती है, देखो सबसे कम होती है बैंगनी रंग की, और जो सबसे अधिक है, ध्यान रखना, सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य होती है लाल रंग की। सबसे कम होती है बैंगनी की और सबसे अधिक होती है कौन से रंग की? लाल रंग की। इसके बाद चलिए आगे, इनमें से कौन सा मिश्रण है? देखो समुद्र का पानी, लिक्विड सोप, वर्षा का पानी। देखो वर्षा का पानी होता है प्रारंभ में बिल्कुल शुद्ध होता है, लिक्विड सोप भी शुद्ध है। समुद्र के पानी की बात करें तो सी वाटर में देखो बहुत सारे, एक समुद्र है, समुद्र के पानी में बहुत सारे लवण होते हैं, तो समुद्र का पानी इसमें क्या हो गया? मिश्रण हो गया। सबसे ज्यादा, बेसन नहीं है बेटा, भेदन क्षमता। ये देखो क्वेश्चन है, कई बार आता है एग्जाम में कि सबसे ज्यादा जो भेदन क्षमता है वो किसकी है? तो ध्यान रखना, सबसे ज्यादा भेदन क्षमता गामा किरणों की होती है और सबसे कम होती है अल्फा किरणों की। सबसे ज्यादा भेदन क्षमता है वो गामा किरणों की होती है, और सबसे कम भेदन क्षमता होती है वो किसकी होती है? आपकी अल्फा किरणों की होती है। तो ये क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ध्यान रखना बेटा। तरंग दैर्घ्य का एसआई मात्रक, देखो जो वेवलेंथ होती है बेटा, वेवलेंथ का एसआई मात्रक है वो मीटर होता है। तो इसमें कौन सा आ जाएगा? इसका आंसर मीटर आ जाएगा बेटा, ध्यान रखना। तो तरंग दैर्घ्य का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। कंकाल की आयु का पता लगाने के लिए कौन सी विधि काम में ली जाती है? देखो कई जगह बहुत सारे जीवाश्म मिलते हैं या कंकाल मिलते हैं, तो एक कार्बन डेटिंग विधि होती है बेटा। कार्बन डेटिंग विधि के आधार पर इन सबका पता लगाया जाता है, ध्यान रखना। कौन सी विधि होती है? कार्बन डेटिंग विधि होती है, जिसके द्वारा आयु का पता लगाया जाता है। पीलिया शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? देखो बताया था पीला है, इसमें बेटा आंखों का रंग पीला हो जाता है। आंखों का रंग कैसा हो जाता है? पीला हो जाता है। और ध्यान रखना पेशाब भी पीला आता है। और ये जो प्रभावित करता है, यकृत को प्रभावित करता है, लीवर को प्रभावित करता है। तो पीलिया रंग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? यकृत को प्रभावित करता है। बहुत ही खतरनाक बीमारी है भाई पीलिया। इसके बाद चलिए आगे चलते हैं। निम्न में से जहरीली गैस कौन सी है? देखो जहरीली गैस का पूछा है, नाइट्रस ऑक्साइड। देखो नाइट्रस ऑक्साइड है बेटा, ये नाइट्रस ऑक्साइड है, ध्यान रखना। इसको हंसने वाली, हंसाने वाली गैस भी कहा जाता है।
गैस भी कहा जाता है, N2। ध्यान रखना, अफाने वाली गैस भी कहा जाता है। सल्फर डाइऑक्साइड, ध्यान रखना बेटा, ये भी जहरीली गैस है, ये भी जहरीली गैस है, ध्यान रखना। सल्फर डाइऑक्साइड एक जहरीली गैस है जो आजकल, ध्यान रखना, इससे क्या होता है बेटा, आजकल स्ट्रोक की बीमारी, हृदय रोग, ध्यान रखना, इससे स्ट्रोक की बीमारी, हृदय रोग और कैंसर जैसी बीमारियां बेटा इससे हो रही हैं। तो सल्फर डाइऑक्साइड भी जहरीली गैस है। मीथेन एक रंगहीन और एक गंधहीन गैस है, ध्यान रखना, मीथेन। इसके बाद ओजोन आती है बेटा। देखो, ओजोन ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से बनती है। मैं किसी एक पेपर में बता चुका हूं, ऑक्सीजन पराबैंगनी किरणों से रिएक्शन करता है तो वो 2 अणुओं में बढ़ जाता है, वापस एक अणु ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्सीजन O3 बना लेते हैं। तो ध्यान रखना, ओजोन ये अत्यंत जहरीली गैस है, अत्यंत जहरीली गैस है, जहरीली गैस है, ध्यान रखना। अब आपसे पूछा है जहरीली गैस, देखो हालांकि बेटा ये भी जहरीली है, ये भी जहरीली है, लेकिन ज्यादा जहरीली कौन सी है, ओजोन है। बाकी सल्फर डाइऑक्साइड भी आपकी कैसी गैस है, जहरीली गैस है। तो इनमें जो अत्यंत जहरीली गैस है वो आपकी O3 है, ध्यान रखना। और ये बहुत ज्यादा तीखे गंध की गैस है, ध्यान रखना, ये ओजोन है, बहुत ज्यादा तीखे गंध वाली गैस है, तीखे गंध वाली गैस है बहुत ज्यादा। इसके बाद चलिए आगे चलते हैं। कोलेरा किसके कारण होता है? देखो, कोलेरा विब्रियो कोलेरी के कारण होता है। किसके कारण होता है? विब्रियो कोलेरी के कारण होता है। स्वाइन फ्लू H1N1 वायरस से होता है, ठीक है। ये चिकनगुनिया है, चिकनगुनिया मच्छर काटने से होता है। तो इसमें जो कोलेरा होता है, हैजा होता है, वो किसके कारण होता है? विब्रियो कोलेरी के कारण होता है बेटा। अनाज के फफूंद को दूर करने की सर्वोत्तम विधि है। देखो, अनाज के फफूंद को दूर करने की इनमें से जो सर्वोत्तम विधि है वो है प्रोपाइनिक। कौन सी है? प्रोपाइनिक। अनाज से फफूंद को दूर करने के लिए एक सर्वोत्तम विधि है। इसके बाद चलिए आगे। किस रसायन को पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया गया है? देखो, इनमें से आता है क्लोरोफॉर्म। देखो, क्लोरोफॉर्म को क्या है बेटा, चिकित्सा में तो बंद कर रखा है, लेकिन जो क्लोरोफॉर्म है, मेन जो साबुन वगैरह बनाते हैं वो क्लोरोफॉर्म से बनाते हैं, ध्यान रखना। क्लोरोडेन, देखो क्लोरोडेन क्या है बेटा, एक कीटनाशक दवाई है। यूएसए में क्या किया था, 1988 तक क्या करते थे, जो भी दीमक वगैरह है उसको मारने के लिए क्लोरोडेन का इस्तेमाल करते थे, लेकिन इसके काफी साइड इफेक्ट आए, इसलिए क्लोरोडेन को पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया गया बाद में। तो क्लोरोडेन को प्रतिबंधित कर दिया गया है। यूरिया है बेटा, आज भी चल रही है, जो यूरिया है खेतों में, खादों में आज भी चल रहा है। एनपीके, ये भी बेटा कीटनाशक है, एक ध्यान रखना, ये भी क्या है, कीटनाशक है। तो इनमें से कौन सा है? क्लोरोडेन है। क्लोरोडेन को पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया गया है। इसके बाद चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। देखो, क्वेश्चन नंबर 26 क्या है आपके पास? चिकनगुनिया किस परजीवी के काटने से होता है? देखो ध्यान रखना, चिकनगुनिया एक मच्छर के काटने से होता है। किसके काटने से होता है बेटा? मच्छर के काटने से होता है। तो चिकनगुनिया का पूछे किसकी वजह से होता है? ये एक मच्छर के काटने के कारण होता है। इसके बाद चलिए 27वां। ऐसी कौन सी धातु है जिसे चाकू से काटा जाता है? देखो, पहले ही बताया था मैंने, ये बहुत मुलायम धातु होती है और इसको बेटा चाकू से काटा जा सकता है, सोडियम को। और इसको हम कहां रखते हैं? मिट्टी के तेल में रखते हैं। मिट्टी के तेल में क्यों रखते हैं? क्योंकि ये अत्यंत क्रियाशील धातु है। ये अत्यंत क्रियाशील धातु है, जो ऑक्सीजन से क्रिया करके यदि इसको खुले में रखेंगे तो ये विस्फोटक बन जाती है। तो ध्यान रखना, ऐसी कौन सी धातु है चाकू से काटा जाता है? तो वो कौन सी धातु है? आपकी सोडियम धातु है। इसके बाद चलते हैं। हाइड्रोजन यौगिक का सूत्र क्या है? देखो, ये हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन है, ये नाइट्रोजन है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है। तो हाइड्रोजन का सूत्र क्या है? H2। श्वसन केंद्र कहां स्थित होता है? देखो, श्वसन केंद्र है, ध्यान रखना, ये आपका मेडुला में होता है। कहां स्थित होता है? मेडुला में स्थित होता है। इसके बाद चलिए आगे। देखो, लास्ट क्वेश्चन है, नहीं एक क्वेश्चन छूट गया शायद कहीं 29 के बाद, ठीक है 30वां क्वेश्चन शायद छूट गया है बेटा, 30वां क्वेश्चन आपका रह गया है, चलो कोई बात नहीं। इसके बाद आओ क्वेश्चन नंबर 31। कितने प्रतिशत प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से ₹1 60 वर्ष में
9 रुपए अर्जित कर लेगा। देखो बेटा, आपने 1 रुपया उधार दिया, ऐसे समझो मूलधन 1 रुपया और आपके पास बेटा मिश्रधन कितना हो गया 900 रुपए। कितने रुपए का 100 रुपए। ब्याज कितने का लगा बेटा ये बताओ आप। ब्याज लगा आपके पास 800 का। कितने वर्ष में 60 वर्ष में। अब 60 वर्ष का ब्याज कितना आ गया बेटा 800। तो एक वर्ष का ब्याज कितना आ गया 800 बटा 60 आ जाएगा। तो 800 बटा कितना आ जाएगा 60। तो यहां पे तो मेरे हिसाब से ऑप्शन में कोई भी नहीं है। 6 का भाग देंगे इसमें, 20 से ही काट दो बेटा। 20 से 4 बार कट गया और 20 से कितनी बार कट गया 3। तो 13 सही 1 बटा 3 वर्ष। ये क्या कितने प्रतिशत साधारण ब्याज की दर से 1 रुपया 60 वर्ष में 9 रुपए का ब्याज अर्जित कर लेगा। सॉरी 9 रुपए का ब्याज अर्जित है, क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। 9 रुपए का ब्याज अर्जित कर लेगा तो 1000 हो जाएंगे और यहां कितना कर दो बेटा 900 ब्याज। ठीक है, 60 वर्ष में कितना है ब्याज 900। तो एक वर्ष में 900 बट्टा कितना आ गया 60। कितना आ जाएगा बेटा 15%। तो कितना आ जाएगा 15% आ जाएगा। ध्यान रखना, क्योंकि पहले हम थोड़ी सी मिस्टेक कर गए थे। वो 9 रुपए के ब्याज की बात कर रहा है, तो 9 रुपए का ब्याज मतलब आपके पास 10 रुपए हो जाने चाहिए बढ़ के। तो बात वही, आप 100 मान लो। 100 पे इसलिए क्योंकि प्रतिशत निकालना आसान होता है। इसके बाद देखिए अगला चलते हैं। यदि चाय के उत्पादन में, देखो क्वेश्चन के हिसाब से देखो, यदि चाय की कीमत 20% बढ़ने पर चाय की खपत में कितने प्रतिशत करें कि खर्चा ना बढ़े। देखो चाय, मान लो पहले हम चाय पर 100 रुपए खर्च करते थे, कीमत 20% बढ़ गई, तो अब कितना खर्च करेंगे 120 करेंगे। अब कितनी कमी की जाए खर्चा ना बढ़े। देखो कमी कितनी करेंगे बेटा, चाय की कीमत में कमी करेंगे। पहले 100 खर्च करते थे, अब 120 खर्च कर रहे हैं, तो कमी कितने की आ गई बेटा 20 की। कितने पे 120 पे। प्रतिशत ज्ञात करना है तो गुणा में 100 कर दो। 6 का भाग देंगे, 16 सही 2 बटा 3%। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या आ जाएगा 16 सही 2 बटा 3। ध्यान रखना, चाय की कीमत पहले चाय पे 100 रुपए खर्च करते थे, उसके बाद बेटा 20% बढ़ गया, तो अब कितने करेंगे 120 खर्च करेंगे। कमी कितने की हो गई 20 की हो गई। कितने पे 120 पे करेंगे, क्योंकि अब जो आ रहा है सामान 120 का आ रहा है। प्रतिशत ज्ञात करना है तो गुणा कितने का आ जाएगा 100 का आ जाएगा। इसके बाद चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। देखो क्वेश्चन नंबर 33 पे आओ। एक व्यापारी 2 कुर्सियां 100 रुपए प्रति कुर्सी की दर से बेचता है। एक पर 10% लाभ और दूसरे पर 10% हानि। तो ध्यान रखना, ऐसे सौदे में x² बटा 100% हानि होगी। x का मान क्या है बेटा 10 है, 10 का स्क्वायर बटा 100 बटा 100 आ जाएगा। कितना आ गया 1% हानि आ जाएगा। तो ध्यान रखना, ऐसा क्वेश्चन आ जाए जहां 2 कुर्सियां या कोई भी एक वस्तु को बेचने पर जितने प्रतिशत लाभ है उतने ही प्रतिशत हानि है, या 2 चीजों को बेचने पर हो रहा है, तो वहां आप डायरेक्ट बेटा ये ट्रिक लगा दो x² बटे 100% हानि होती है सौदे में। लेकिन यदि क्वेश्चन में थोड़ा सा बदल देता, बदलने का मतलब है ये कहता कि 2 वस्तुएं समान मूल्य पर खरीदी जाती है, एक को 10% लाभ और एक को 10% हानि पर बेचता है, तो उस सौदे में पूछता, तो उस सौदे में हमें ना तो लाभ होता और ना ही हानि होती। इसके बाद चलिए बेटा आगे चलते हैं। 3 संख्याओं की औसत 27 है। पहली देखो, पहली दूसरी तीसरी, ऐसा क्वेश्चन आ जाए वापस से पढ़ो। देखो तीसरी पहली से 5 गुनी है, तीसरी संख्या पहली संख्या से 5 गुनी है। तीसरी संख्या देखो ये 5 गुनी हो गई, ये पहली हो गई। ठीक है, पहली 1 तीसरी 5। अब क्या कर रहा है, दूसरी पहली से 3 गुनी है, दूसरी पहली से 3 गुनी है। तो आपसे पूछिए संख्याएं क्रमशः होंगी। अब देखो 3 का औसत 27 है, तो बेटा तीनों का योगफल कितना होगा बताओ। तीनों का योगफल होगा 27 गुणा 3, कितना आ गया 81। आपसे अब पहली पूछी है, तो पहली देखो बेटा 81 बटा टोटल तीनों का 5 3 8 और 1 9 गुणा में 1, कितना आ जाएगी 9। दूसरी पूछी है 27, तीसरी पूछी है 9 पंजे 45। नहीं तो आप सीधी देखो बेटा, ऑप्शन में देखो कौन सा है कि तीसरी पहली से 5 गुनी है, तीसरी पहली से 5 गुनी है। देखो यहाँ तीसरी पहली से, देखो ये तो ऑप्शन गलत ही हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। तीसरी पहली से क्या हो गई 5 गुनी हो गई, लेकिन उनका औसत क्या है 27 है। ध्यान रखना, उनका औसत 27 है,
तो औसत 27 है, तो एक तरीके से ये मान लो बेटा 1 3 5 है, तो बीच की संख्या क्या होगी 27 होगी। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपके पास क्या हो जाएगा 9, 27 और 45। एक पिता अब से 6 वर्ष पूर्व, देखो बेटा मैं इसको डायरेक्ट ट्रिक से बताऊंगा, एक्स से करेंगे तो काफी बड़ा हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। यहां पिता की बात करें और यहां पुत्र की बात करें, ये वर्तमान मान लो अब से 6 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है बेटा। तो देखो 6 साल पहले, 6 साल पहले अपने पुत्र से 6 गुना था, पुत्र 1 का तो पिता 6 का, पुत्र 1 का तो पिता 6 का। कितने साल बाद, 3 वर्ष बाद पिता 3 गुना होगा, पिता कितने गुना होगा 3 गुना होगा। अब यहाँ कॉमन फैक्टर निकालो बेटा, डायरेक्ट फॉर्मूला है, मैंने क्लास में बता रखा है। 6 वर्ष पहले और 3 वर्ष बाद अंतर कितने का हो गया 9 का हो जाएगा अंतर, और यहाँ पे इनके बाद के अनुपातों का अंतर 3 और 1 का अंतर 2 आ जाएगा, 6 कम 6 बचगुणा करो -3 आ जाएगा, ठीक है। तो बेटा ये 9 दूनी 18/3 आ गया, कितना आ गया 6 का गुणा कर दो, 6 छिंगी 36 और ये 6, लेकिन ये कब आया बेटा 6 साल पहले। आज की पूछिए, आज से 6 साल पहले 36, तो आज ये 42 का हो गया, और ये आज कितने का हो गया 12 का हो गया। नहीं तो एक ऑप्शन है, आप डायरेक्ट देखो बेटा 42 और 36, यदि 6 साल पहले की बात करें तो 42 में से 6 घटाओ 36, 12 में से 6 घटाओ 6, तो देखो ये 6 गुना हो गया। अब 3 वर्ष बाद की बात करें तो ये 45 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, तो 15 3 या 45, तो 3 गुना रहेगा। तो इसका मतलब कौन सा राइट आंसर होगा इसका 42 और 45। आप चाहो तो एक्स मान के भी कर सकते हो, नहीं तो हमारे पास बेटा एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है कॉमन फैक्टर का। ये ऊपर वाली 6 साल पहले की है, ये 3 साल बाद की है, टोटल अंतर 9 साल का हो गया। बाद के अनुपातों का अंतर 3 और 1 का 2 का गुणा कर देंगे, अनुपातों के बजगुणा का अंतर 6 एकम 6 -3 एकम 3, 18/3 आ जाएगा 6 का गुणा कर देंगे बेटा, ये 6 साल पहले की है, तो आज की ज्ञात करने के लिए दोनों में 6 जोड़ देंगे। इसके बाद चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। 90 डिग्री के कोण को कहते हैं, देखो 90 डिग्री का कोण क्या कहा जाता है आपका अधिक कोण। देखो अधिक कोण आपका 90 से तो ज्यादा है, लेकिन 180 से कम है। सरल कोण आपका 180 डिग्री का है, समकोण आपका 90 का है, न्यून कोण आपका 90 डिग्री से कम का कहलाता है। तो ध्यान रखना समकोण क्या होता है 90 डिग्री का कोण होता है। अब देखो यहाँ पे क्या बच गए बेटा, 2 कोण बच गए, अधिक कोण हो गया। देखो सबसे पहले आता है न्यून कोण 90 से कम, 90 का हो जाता है समकोण, 90 से ज्यादा 180 से कम आपका अधिक कोण हो गया, और 180 का सरल कोण, 180 से ज्यादा और 360 से कम आपका कहलाता है बेटा बृहद कोण। कौन सा बृहद कोण, बृहद कोण। और एक 360 डिग्री का होता है ये आपका संपूर्ण कोण, क्योंकि इससे ज्यादा कोण फिर बनता नहीं है। आप एक पूरा इस तरीके से घूम जाओगे तो वो 360 डिग्री का कोण बनेगा। इसके बाद वापस 1 2 3, दो संख्याओं का योग, देखो x प्लस वाई कितना है 14, x गुणा वाई कितना है बताओ बेटा, x गुणा वाई कितना है आपके पास, x गुणा वाई है 48। अब आप ऐसी दो संख्याएं सोचो, जोड़ने पर 14 है, गुणा करने पर 48 आए। तो देखो आप डायरेक्ट ही सोच के कर सकते हो बेटा, 8 गुणा 6 सॉरी 8 प्लस 6 और 8 गुणा 6। तो डायरेक्ट बताओ, इसमें पूछा है छोटी संख्या तो छोटी संख्या 6, बड़ी संख्या पूछे तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगी बेटा 8। यदि पूरे तरीके से करना है तो देखो कैसे करेंगे, इसको पूरा मेथड लगाएं तो क्वेश्चन काफी बड़ा हो जाएगा। जैसे मैं कहूं एक्स स्क्वायर, देखो ये है एक्स प्लस वाई है, इसका स्क्वायर करो बेटा, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, और ये किसके बराबर आ जाएगा बेटा, इसका स्क्वायर करेंगे 14 का 196। तो यहां से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 196 माइनस 2xy, 2xy कितना है बताओ 196 माइनस 2 गुणा में xy कितना है 48, तो 48 आ जाएगा यहाँ पे। यहाँ अब हम निकालेंगे बेटा x माइनस वाई का स्क्वायर, तो ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। तो यहां से आप बेटा x माइनस वाई का मान निकालो, x प्लस वाई है, इस तरह से यहां से x और y का मान निकालेंगे। लेकिन ध्यान रखना यदि आप बेटा इस तरीके से करोगे तो क्वेश्चन काफी बड़ा हो जाएगा भाई, तो हमें डायरेक्ट ही देख लो, आसानी से हो जाएगा ये क्वेश्चन। इसके बाद चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर इसके बाद आता है आपका 38। एक पंसारी किस अनुपात में 15 रुपए किलो
देखो इधर 15 रुपए किलो, इधर 20 रुपए किलो, इनको मिला दें और इनको मिलाने पर मूल्य होना चाहिए 16.5। मेथड ऑफ एलिगेशन लगाना है, ध्यान रखना, हमें मिश्रण का नियम लगाना है। तो एक तरफ 15 रुपए किलो, इधर 20 रुपए किलो, और इनको मिलाने पर मूल्य 16.5 हो जाए। तो देखो इधर घटाओ, 16.5 में से 15 घटाओ और यहाँ 20 में से 16.5 घटाओ, तो ये 3.5 आ गया और यहाँ 1.5 आ गया, तो 7:3 आ जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या आ जाएगा, 7:3 आ जाएगा। अब 260 मीटर लंबी एक ट्रेन 40 मीटर लंबे पुल को, तो बेटा कुल दूरी क्या आ गई इस कंडीशन में, कुल दूरी 260 प्लस 40 कितना आ गया, 300 मीटर आ गया। ठीक है, 12 सेकंड में पार कर रही है, पुल को पार करने में लगा समय, समय कितना है 12 सेकंड। तो ट्रेन की चाल बराबर दूरी बटा समय। तो बेटा दूरी कितनी है 300 मीटर, समय कितना है 12। अब ये चाल आएगी यहां से मीटर पर सेकंड में, किलोमीटर पर आवर में बदलनी है, तो 18/5 का गुणा कर देंगे बेटा, यहाँ पे कितने का 18/5 का। 6 दूनी 12, 6 से कितनी बार कट गई बेटा, ये 6 से कट गया 3 बार, 5 दूनी 10, 10 से कट गया 30 बार, 30 दिया 90 किलोमीटर पर आवर। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, 90 किलोमीटर पर आवर। देखो कुल दूरी इस कंडीशन में दोनों की दूरी जुड़ जाएगी, दोनों की दूरी जुड़ के कितनी हो गई 300 मीटर हो जाएगी, और आपके पास समय कितना लग रहा है 12 सेकंड लग रहा है। तो बेटा 300 में हम 12 का भाग दे देंगे, लेकिन इसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है, तो इसलिए यहां गुणा कितने का करेंगे हम, 18/5 का गुणा करेंगे। इसके बाद 100 को आधे से विभाजित करें, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 100 को डिवाइड करो आधे से, फिर 5 से गुणा करें, फिर इसको गुणा करो बेटा 5 से, और इसमें से 20 घटाएं, तो रिजल्ट क्या आएगा, 2 कहां चला जाएगा बेटा, ऊपर चला जाएगा, तो 200 गुणा 5 माइनस 20, ये 1000 माइनस 20 कितना आ जाएगा 980 आ जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो इसके बाद क्या आ जाएगा आपके पास 980 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40, 6 व्यक्ति 9 दिन में कार्य को पूरा करते हैं। देखो बेटा 6 आदमी 9 दिन में काम को कर रहे हैं, तो 3 आदमी, तो कितने व्यक्ति 3 दिन में, 3 दिन में x व्यक्ति, x बराबर काट दो बेटा, ये 3 दिया 9, 6 दिया 18, तो कितना आ जाएगा बेटा इसका राइट आंसर 18 आ जाएगा। ध्यान रखना आसान क्वेश्चन है, और टाइम एंड वर्क में यहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। इसके बाद चलिए आगे चलते हैं। ए 40,000 रुपए के निवेश से एक व्यापार शुरू करता है, बी 4 महीने बाद व्यापार में शामिल हो जाता है, 1 वर्ष बाद वे 6:5 में लाभ बांटते हैं, तो बी ने कितना धन निवेश किया। देखो ए और बी पूंजी, इसने मान लिया बेटा 40,000 लगाई, और इसने कितनी लगाई मान लेते हैं x। समय ए पूरे 12 महीने और ये 4 महीने बाद आता है, यानी बी 4 महीने बाद उसके व्यापार में जुड़ रहा है, तो बी कितने टाइम रहा व्यापार में 8 महीने रहा। अब आगे कह रहा है वो 1 वर्ष बाद 6:5 में लाभ को बांटते हैं, तो देखो लाभ 6:5 में बांटा जाता है, तो इसका लाभ देखो 40,000 गुणा 12 और x गुणा 8, और ये अनुपात है बेटा किसके बराबर, देखो 40 गुणा 12 बराबर इसको मिल रहे हैं 6 रुपए, और यहाँ पे x गुणा 8 बराबर इसको मिल रहे हैं कितने रुपए 5 रुपए। तो आप बेटा क्या कर देंगे, इसको सॉल्व करो, 40,000 गुणा 12 गुणा 5 इधर आ जाएगा, x इधर, और यहाँ 8 गुणा क्या आ जाएगा 6 दूनी 12, 8 से कितनी बार कट गया बेटा 5,000 बार, तो 5,000 दूनी 10,000, पंजे 50,000, तो कितने रुपए लगाए इसने 50,000 रुपए लगाए। तो ए ने कितने रुपए लगाए 50,000, क्योंकि ध्यान रखना लाभ बराबर होता है बेटा, मैंने आपको बताया है क्लास में पूंजी गुणा समय, लाभ बराबर पूंजी गुणा समय, ये इनकी पूंजी है, ये इनका समय, ये लाभ आ जाएगा, ये 6 के बराबर दे रखा है, ये 5 के बराबर दे रखा है। राहुल ने प्रथम सेमेस्टर में, देखो पहले सेमेस्टर में 75 अंक, दूसरे सेमेस्टर में 90 अंक, तो राहुल के परिणाम में कितने प्रतिशत सुधार हुआ। देखो 75 से 90 हो गए बेटा, तो एक बात बताओ कितने की वृद्धि हुई है, कितने की वृद्धि हुई है बेटा, एक बात बताओ 15 की वृद्धि हुई है, कितने पे 75 पे, प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करनी है, 5 का गुणा हो जाएगा, कितना आ गया 20% आ गया। ध्यान रखना राहुल ने पहले सेमेस्टर में 75 अंक है, 75 से बढ़कर 90 हो गए, 90 हो गए, 15 अंक बढ़ गए, कितने पे 75 पे, प्रतिशत ज्ञात करना है तो गुणा में 100 का हो जाएगा। इसके बाद चलिए आगे,
3 मीटर, 4 मीटर और 5 मीटर भुजाओं वाली घनों को पिघलाकर एक नया घन बनाया गया है। नए घन की भुजा क्या है? देखो, जब 3 घनों को पिघलाकर एक नया घन बनाएंगे तो इस कंडीशन में क्या चीज बराबर रहती है? ध्यान रखना बेटा, इस कंडीशन में हमेशा ध्यान रखना आयतन बराबर होता है। जो उसमें लोहे की मात्रा है वो बराबर रहती है। तो लोहे की मात्रा देखो क्या बराबर है? आयतन। तो इन तीनों का आयतन जोड़ो। घन का आयतन क्या होता है बताओ? घन का आयतन होता है भुजा क्यू, ए क्यू। तो पहली का आयतन 3 का क्यूब, दूसरी का आयतन 4 का क्यूब और इसका आयतन 5 का क्यूब, और ये ए क्यूब के बराबर हो जाएगा। हमने मान लिया ये किसका है बेटा? बड़े घन का आयतन। 3 का क्यूब 27, 4 का 64, 5 का 125 और ये ए क्यूब। इनको जोड़ो, 5 4 9, 9 और 7 16, 2 और 6 8 और 2 10 और 1 11 और 1 और 1 2, ये ए क्यूब आ गया। तो ए बराबर ये 216 कितने का है बेटा? 6 का है। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो राइट आंसर क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। ध्यान रखना, इस कंडीशन में उनका आयतन बराबर रहेगा तो आप उनका आयतन आपस में बराबर कर दीजिए और आपके पास जो सही उत्तर है वो निकल के आ जाएगा। इसके बाद चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर इसके बाद है आपका 45। अब देखो क्वेश्चन नंबर 45 करना है हमें। तो क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 9 से भाजित है? 9 से भाजकता का नियम है अंकों का योग 9 से भाजित है। अंकों का योग 9 से भाजित है। अब एक बार बताओ, अंकों का योग देखो बेटा, एक बार जोड़ते हैं। 7 5 12 और 3 15 और 2 17 और 4 21 और 5 26 और 8 कितने हो गए बेटा? 26 और 8 34। भाग जा रहा है 9 का 34 में? नहीं जा रहा। 6 और 2 8 और 3 11 और 4 15 और 5 20 8 28 8 36। तो 36 में देखो 9 का भाग जा रहा है 4 बार। तो इसका मतलब इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? ऑप्शन बी। देख लो एक बार, 6 और 2 8 3 11 और 4 15 20 और 16 कितना हो गया? 36 हो गया। तो अंकों का योगफल यदि 9 से विभाजित है तो दी गई संख्या भी 9 से विभाजित होगी। किसी भी छोर से शुरू करने पर यदि पंक्ति में आप देखो कोई भी छोर से करो, दायां भी 11 और बायां भी 11, दायां भी 11 आ रहा है और बायां भी 11 आ रहा है। ध्यान रखना 12 नहीं है, कितना है? 11 है। तो आप कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? 11 आ रहा है तो कुल कितने होते हैं बेटा? कुल ध्यान रखना, दायां प्लस बायां माइनस 1 कर देंगे तो 11 प्लस 11 माइनस 1 हो जाएगा 22 माइनस 1 कितना आ जाएगा? 21। टोटल निकालने हमें तो दायां प्लस बायां माइनस 1 कर देंगे बेटा। तो 11 और 11 22, 22 में से 1 गया तो कितना आ गया? 21। आप कहीं से काउंट करो 11वें नंबर पे ही आओगे। देखो 9 10, देखो यहां 1 का अंतर, यहां 2 का अंतर, नहीं यहां 4 का अंतर। देखो इस क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है भाई, ये यहाँ पे 14 नहीं है, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। इसमें ये 14 नहीं है, ये है बेटा 14 के बाद 23 है, 10 नहीं है, ध्यान रखना। 4, इसके बाद 9 का अंतर, इसके बाद 16 का अंतर, 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, आगे 5 का वर्ग और 5 का वर्ग कितना आ जाएगा बेटा? 25। अब आगे 25 आ गया तो इसका मतलब बेटा 39 और 25 कितना हो गया? 64। तो इसका जो आगे का है क्या आ जाएगा? 64 आ जाएगा। निम्न में से भिन्न छांटिए। देखो बर्फ बिल्कुल सफेद होगी, पनीर भी सफेद, दूध भी सफेद, कागज कोई जरूरी नहीं है सफेद हो। भाई कागज कैसे भी रंग का हो सकता है, ध्यान रखना। बाकी ये तीनों चीज है वो सफेद ही होंगी। क्वेश्चन नंबर 49 पे आओ। अब देखो आर बी का भाई है। देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना है बेटा, इसमें आपको क्या करना है? आर बी का भाई है। देखो आर बी का भाई है तो आर भाई है बी का, आर आई का पति है, आर भाई है बी का, आर पति है आई का, तो आई महिला है, ये पुरुष है। पुरुष है तो ध्यान रखना हमें बेटा स्क्वायर में बंद करना है और महिला है तो इन सर्कल करना है। आगे दिया है बेटा आई डी की माता है, तो ये माता है किसकी? डी की, तो डी इनका बच्चा हो गया है। डी वाई का भाई है, डी भाई है, भाई है तो लड़का है किसका? वाई का, वाई का भाई है। तो इनमें सबसे लंबा कौन है बेटा? ये क्वेश्चन भाई गलत टाइप हो गया है। इसका जो है वो है बी वाई का क्या लगता है? बी वाई का क्या लगता है? ध्यान रखना बी वाई का क्या लगता है। देखो बी वाई का, अब वाई, ये वाई की मां है, ये पिताजी हो गए, ये इसका भाई है। यहां जेंडर क्लियर नहीं है पुरुष है या महिला है, तो या तो ये बेटा चाचा होगा, यदि पुरुष है तो चाचा, और यदि महिला है
तो क्या होगी बेटा, बुआ। तो जो भी ऑप्शन है वो देख लो, एक ही दे रखा है, चाचा या बुआ। दोबारा देख लो एक बार, आर बी का भाई है, आई आर की पत्नी है, डी इसका बेटा है और ये इसका भाई है। तो वाई देखो, वाई की माँ हो गई, माँ का हस्बैंड पिता हो गया, और ये पिता का भाई हुआ तो चाचा है, बहन हुई तो बुआ है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, ए लंबा है ई से, देखो ई नीचे छोटा, ए लंबा हो गया, एफ लंबा है ए से, एफ लंबा ए से हो गया, और बी लंबा है एफ से। तो सबसे लंबा कौन सा है, तो सबसे लंबा क्या हो जाएगा बेटा, बी हो जाएगा। ये बी कर लेना, इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो ध्यान रखना यहाँ पे ये आपका पेपर कंप्लीट हो जाता है। बाकी अपना स्कोर सभी कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ, ताकि पता चले आपकी क्या कंडीशन है क्या नहीं।